जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के 7 फरवरी 2025 के थर्ड शिफ्ट के जीके के सारे सवाल को करने वाले हैं, वो भी डिटेल में मेरे भाई। तो क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है मेरे भाई, उस भारतीय सितार वादक का नाम बताइए जो बीटल्स के साथ सहयोग करने के बाद 1960 के दशक के हिप्पी संगीत आइकन बन गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। आप विथ ऑप्शन से भी मेरे भाई क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें पंडित रविशंकर जो है वो सितार बजाते हैं मेरे भाई। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार से, क्योंकि ये सितार वादक है, तो इससे आप लोग पकड़ लेते हैं। बाकी ये तीन जो नाम है वो अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर रिलेट करोगे तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा पंडित राम नारायण। तो पंडित राम नारायण जो है मेरे भाई सारंगी बजाते हैं। किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी से, तो ये सारंगी बजाते हैं। उसके पंडित शिव कुमार शर्मा जो दिख रहा होगा ये संतूर बजाते हैं मेरे भाई। क्या बजाते हैं? संतूर से। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बार रिपीट है। पंडित शिव कुमार शर्मा याद रखिएगा। पंडित विश्व मोहन भट्ट ये जो है मेरे भाई मोहन बीना, ठीक है, क्या बजाते हैं मेरे भाई? मोहन बीना बजाते हैं। आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो थी वो क्या थी, ठीक है। तो देखो मेरे भाई 1951 के जनगणना के अनुसार जो था मेरा भाई 18.33% जो था मेरा भाई भारत की क्या था मेरा भाई? साक्षरता दर था। तो 1951 में आप सोच सकते हो कि बहुत बहुत कम था मेरा भाई, क्योंकि उस समय आपको पता था मेरा भाई कि अंग्रेज लोग के से हम लोग छुटकारा पाए ही थे और उस समय देश हम लोग का जस्ट आज़ाद हुआ था। तो उस समय शिक्षा के जो था मेरे भाई ना वो थोड़ा सा भी नहीं था देश के अंदर। बहुत 18% के तकरीबन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन वर्तमान समय में बात करते हैं मेरे भाई कि अभी भारत में जो है मेरे भाई साक्षरता दर कितना हो गया है, भारत की साक्षरता दर वर्तमान में। तो वर्तमान में 2011 के जनगणना के अनुसार मेरे भाई अभी वर्तमान में भारत की कुल साक्षरता दर जो है मेरे भाई वो कितना है? वो है 74.04। तो देख सकते हो मेरे भाई कहाँ 1951 में मेरे भाई 18% था। अभी देखो हम लोग का भारत देश जो कितना आगे निकल गया शिक्षा के मामले में, 74.04% है। वहीं बात करते हैं इसमें कुल साक्षरता दर का, पुरुष कितना साक्षर है मेरे भाई भारत में? तो ये है 82.14% मेरे भाई पुरुष साक्षर है। वहीं महिला बात करते हैं कुल साक्षरता दर का, महिला कितना साक्षर है मेरे भाई? तो महिला जो हो जाएगा मेरे भाई याद रखिएगा 65% जो हो जाएगा मेरे भाई, 65.46% जो हो जाएगा महिला हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से एक और चीज़ रिलेट कीजिएगा, ये हो गया मेरा भाई साक्षरता। अब देखो यहाँ पर जनगणना है ना, जनगणना वर्ड आया। अब जनगणना की जो शुरुआत था मेरे भाई, शुरुआत, ठीक है, जनगणना की शुरुआत जो था वो कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। जनगणना आ रहा था, मैं उस दिन से सोच रहा था मैं करवाऊँ, लेकिन आज मैं करवाता हूँ। जनगणना की शुरुआत जो था वो कब हुआ था मेरे भाई? तो ये जनगणना की शुरुआत जो हुआ था मेरे भाई ये हुआ था 1872 में हुआ था। 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ था मेरे भाई? तो लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में क्या हुआ था मेरा भाई? ये 1872 के जनगणना हुआ था। ये एक अनियमित जनगणना था, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर से एक जनगणना शुरुआत होता है मेरे भाई, और वो एक होता है नियमित जनगणना। और नियमित जनगणना या दशकीय जनगणना, यानी कि 10 साल में भी जनगणना हो रहा है ना, वो कब से शुरुआत हुआ था? वो हुआ था 1881 से, ठीक है। 1881 से मेरे भाई कौन सी जनगणना शुरुआत हुआ था? नियमित, ठीक है, नियमित या दशकीय जनगणना जो था 1881 में शुरुआत हुआ, और वही जनगणना अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। यानी कि 10 साल पे प्रत्येक 10 साल में क्या होगा? जनगणना होगा। ये 1881 से शुरुआत हुआ था मेरे भाई, और ये जो हुआ था मेरे भाई लॉर्ड रिपन ने शुरू करवाया था। कौन? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, यानी कि लॉर्ड रिपन जो था मेरे भाई 1881 के नियमित या दशकीय जनगणना की शुरुआत करवाया था। तो याद रखिएगा जनगणना की शुरुआत होता है 1872 लॉर्ड मेयो में, लेकिन अनियमित जनगणना होता है। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के
कार्यकाल में होता है। और ये जो आप देख रहे हो मेरे भाई 1951 की जनगणना, ये 1951 की जनगणना जो है मेरे भाई स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है। पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कौन सी थी मेरे भाई जनगणना, तो ये थी मेरे भाई, ये कौन सी 1951 की जनगणना थी। आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई इतना चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नियोजित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान में बल देता है। ये आर्टिकल 42। अब देखो मेरे भाई, अगर आप देखोगे तो आपके एग्जाम में डीपीएसपी से मेरे भाई क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। अब देखो आर्टिकल 42 बहुत बार आ गया है, 40 से लेकर और 50 के बीच में आर्टिकल जितने भी हो वो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसको आप ये करो कि नोट कर लो गूगल से या कहीं से भी, और इसको अच्छे से याद करो। बाकी मैं तो यहाँ पर आपको बताता ही हूँ। तो आर्टिकल 42 जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी में टोटल आर्टिकल जो होता है 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल है। डीपीएसपी जो है मेरे भाई कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है। और इसको किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी को। डीपीएसपी को बोलते हैं मेरे भाई राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से देखो कि यहाँ पर आप लोग को आर्टिकल 44, ये आर्टिकल 44 में क्या बताया गया मेरे भाई, समान नागरिक संहिता। क्या, समान नागरिक संहिता, कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, मतलब कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जो होगा मेरे भाई लागू होगा, ठीक है। ये नहीं कि दूसरे पे दूसरा पे नहीं, सबके लिए एक बराबर। ये आर्टिकल 44 में बताया गया, ठीक है। वैसे ही आपको दिख रहा होगा मेरा भाई आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 में बताया गया समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या है मेरे भाई, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान वेतन। ये आर्टिकल 39 के अंदर बताया गया। और इसमें और भी उप आर्टिकल है, मतलब कि उप अनुच्छेद है, जैसे 39 के ए बी सी इस तरह से है। तो इसके अंदर 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन हो गया। उसके अलावा मेरे भाई शोषण से बचाना है, ठीक है, मतलब कि बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाना आर्टिकल 39 के अंतर्गत ही आता है। नागरिकों के कल्याण पर जोर देता है, आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है। तो एक आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसको डिटेल में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। वहीं आपको दिख रहा होगा आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में बताया गया जितने भी मादक पे यानी कि नशीली चीज़ है, नशीली चीज़ पे क्या करता है मेरा भाई, रोक लगाना है, ठीक है। नशीली चीज़ को प्रतिबंध किया गया आर्टिकल 47 में। अगर वो दवा के लिए यूज हो रहा है अच्छा चीज़ के लिए तो फिर उसे चलेगा, वो चलेगा। लेकिन ऐसे नशीली पदार्थ कोई दवा भी है जो नशा में यूज किया जाता है तो फिर वो भी, उस पर भी क्या है मेरे भाई, रोक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें नशा पर प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल 47 के अंदर में। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई 4 नंबर, राजवर्धन सिंह राठौर ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था। ये 2004 के जो एथेंस ओलंपिक जो हुआ था मेरे भाई, उसमें राजवर्धन सिंह राठौर जो था निशानेबाजी में रजत पदक जीता था। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और रिलेट कर लेना मेरे भाई, ये पूछा कि राजवर्धन सिंह राठौर जो है किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ये निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंध रखते हैं, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में मृत्यु दर सबसे अधिक है, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो मेरे भाई शिशु दर जो है सबसे अधिक है, आप याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं, 1856 में कार्बन डाइसल्फाइड की वाष्प को तप्त तांबे और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाकर मीथेन का निर्माण किया था। कौन किया था मेरा भाई, तो ये किया था मार्शलिन बर्थलॉट किया था। मार्शलिन बर्थलॉट 1856 में क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड के वाष्प को रक्त तप्त तांबे और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाकर मीथेन गैस का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखो, पंचवर्षीय योजना से रहता है ये मेरे भाई क्वेश्चन। देखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस संख्याविद के विचारों पर आधारित थी। ये आज लगभग मेरे भाई 3 से 4 बार रिपीट हो गया है। आज आप लोग देख रहे हो मेरे भाई, ये 3 से 4 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे भाई। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको द्वितीय पंचवर्षीय बताया ना, पीसी महानोबिलिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस पे ये आधारित था ये मॉडल। और आपको याद रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ है मेरे भाई, पहला हुआ था 1951 से 56 हुआ, और द्वितीय जो हम लोग का हुआ वो हुआ था 1956 से लेकर मेरे भाई 61 के बीच में हुआ था। ये हम लोग का फर्स्ट है और ये हम लोग का क्या है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो है मेरे भाई किस मॉडल पे था, हेराल्ड डोमर, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पे था।
हेराल्ड डोमर मॉडल पे था मेरा भाई, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। और सेकेंड था पीसी महालनोबिस, जिसको बोलते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इस पे आधारित था। इसमें मेन काम क्या था मेरे भाई? तो इसमें भारी औद्योगिकरण यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को लाना था, इसमें मेन मकसद, ठीक है। भारी औद्योगिकरण का इसमें मेन मकसद था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? ये हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है मेरा भाई मध्य लौह युग में, ठीक है, आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 19वीं सदी के प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क के ने किस नृत्य को पहचान दी थी? ये था मेरे भाई भरतनाट्यम को दिया था। ये जो आप लिख रहे हो तंजौर चतुष्क, ये इसमें 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4 भाई थे। और चारों भाई जो थे भरतनाट्यम करते थे, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से आप रिलेट कर लो मेरे भाई, टोटल शास्त्रीय नृत्य कितना है मेरे भाई? 8 शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है मेरे भाई? मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कथकली कहाँ का हो जाएगा? ये भी केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। उसके बाद कथक कहाँ का हो जाएगा मेरे भाई? यूपी का हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल 10 नंबर देखो, स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या थी? देखो 2023 का जो थीम था मेरे भाई, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, ये 2023 का थीम था। अभी 2024 में भी स्वतंत्रता दिवस हो गया है और 2025 में भी हो गया है। तो आगामी एग्जाम में आप लोग को हो सकता है कि 2024 का पूछे या 2025 का भी पूछ ले। तो 2024 का थीम क्या है मेरे भाई? 2024 का थीम था मेरे भाई विकसित भारत। क्या था मेरे भाई? विकसित भारत था, ठीक है, विकसित भारत था। बात करते हैं 2025, इस बार का थीम क्या है मेरे भाई स्वतंत्रता दिवस का? तो इस बार का थीम जो है नया भारत। क्या है मेरे भाई? नया भारत है। और मोदी जी का कहनाम ये है मेरे भाई कि ये 2047 तक भारत को एक विकसित और बहुत ही चर्चित देश बनाने वाले हैं, जो कि इनसे होगा नहीं कभी भी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, लाखों बच्चों का ज़िंदगी मोदी जी ने बर्बाद किया है, ये अग्निवीर ला के, आपको पता होगा, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों का ज्वाइनिंग आने वाला था एयरफोर्स वालों का। तो ये सिर्फ बोली है, ये करते नहीं है उतना। ये बेरोजगारी पे एक मुद्दा है, उन पे ये ध्यान नहीं देते हैं। तो खैर बातें ख़त्म करो, ठीक है। ये सब सिर्फ थीम में आपको देखने को मिलेगा, असल में काम होता नहीं है देश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है मेरा भाई, डैश खेलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरण, एक बाउल, एक जैक और एक चटाई की आवश्यकता होती है। ये कौन से खेल में मेरे भाई? तो ये एक लॉन बाउंस एक खेल है, ये इंग्लैंड में खेला जाता है और वहीं पे इसका आविष्कार भी हुआ था लॉन बाउंस का। ये मुख्य रूप से 3 उपकरणों, जिसमें कि एक बॉल होता है, एक जैक होता है और एक चटाई होता है, उसकी आवश्यकता से ये खेला जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? राज्यपाल की शक्ति कौन सी नहीं है? देखो राज्यपाल जो है मेरे भाई अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान नहीं कर सकता। राज्यपाल को ये हक नहीं दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो राज्य विधानमंडल को भंग कर सकता है, राज्य विधानमंडल को स्थगित भी कर सकता है राज्यपाल, राज्य विधानमंडल को बुला भी सकता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये राज्यपाल की जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा राज्यपाल, ये आर्टिकल कितना में मेरे भाई? आर्टिकल मेरे भाई, आर्टिकल 153 में आपको बताया गया मेरे भाई कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा मेरे भाई? राज्यपाल होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर भाई, नवंबर 2024 में किस प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे? तो ये क्या था मेरे भाई? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ये जो था मेरे भाई 2024 में ये क्या क्या कि कोचिंग क्षेत्र जितने भी थे उसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए थे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है मेरे भाई, गुरु चेम्मांचेरी कुन्हीरामन नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? ये कथकली से, ठीक है। ये जो थे मेरे भाई गुरु चेम्मांचेरी कुन्हीरामन नायर जो थे, ये केरल के ही निवासी थे और केरल के बहुत ही फेमस डांसर थे कथकली के मेरे भाई, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर सत्रिया वर्ड आया है। सत्रिया जो एक शास्त्रीय नृत्य है और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, जो कि कहाँ पर इसका उद्गम हुआ था? असम में हुआ था। तो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का। कथक आपको पता है यूपी का है मेरे भाई, कथकली आपको पता है केरल का है मेरे भाई, और कुचिपुड़ी जो हो जाएगा मेरे भाई आंध्र प्रदेश, एपी लिखता हूँ, आंध्र प्रदेश आप समझना, ठीक है इसको। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा कुचिपुड़ी, आप याद रखिएगा।
अगला सवाल देखिए फिर पंचवर्षीय योजना से मेरे भाई, एक क्लास पंचवर्षीय योजना का मैं लगा दूं क्या, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, डिटेल में करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो एसएससी के करे तैयारी मेरे भाई या पुलिस के किसी भी चीज़ का तैयारी करे या रेलवे का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा जो टॉपिक करवा दूं। देखो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 69 के मुख्य उद्देश्य क्या थे। इसका मुख्य उद्देश्य था मेरे भाई गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था मेरे भाई। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मेन योजना यही था। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई पांचवी पंचवर्षीय योजना में बहुत खेल वेल हुआ था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो था मेरे भाई, ये 78 में क्या होता है, जनता पार्टी का सरकार आता है और 78 में पंचवर्षीय योजना को फिर से हटा दिया जाता है और 78 से लेकर 80 के बीच में, 1980 के बीच में, ठीक है, 1978 से लेकर 1980 के बीच में मेरे भाई रोलिंग प्लान चलता है। क्या चलता है, रोलिंग प्लान, ये जनता पार्टी के सरकार के द्वारा चलाया जाता है। फिर 1980 में क्या किया जाता है मेरे भाई, इनका सरकार को हटाने के बाद फिर से पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू किया जाता है। आप सभी को पता होगा, जब अच्छा से पंचवर्षीय योजना को आप लोग पढ़ोगे तो पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई 16 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, क्या पूछ रहा है, उपाध्यक्ष पूछ रहा है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये गुलजारी लाल नंदा जो थे मेरे भाई, ये भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब यहाँ से एक चीज़ रिलेट करना है, योजना आयोग, भारत की योजना आयोग का स्थापना जो था मेरे भाई, स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था मेरे भाई 1950 में था, ठीक है। तो इनका जो मेन काम था आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, इन सभी को तीव्र गति से बढ़ाना था मेरे भाई भारत के अंदर, ठीक है। जो भी चीज़ था विकसित करना था भारत को, इसलिए ये योजना आयोग की स्थापना करते हो और इसी के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना शुरू होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर योजना आयोग के आप लोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछे गए, चूँकि गुलजारी लाल नंदा है। अब आप योजना आयोग के प्रथम आपसे अगर अध्यक्ष पूछता तो कौन होता मेरे भाई, ये होता पीटी नेहरू, यानी कि पंडित नेहरू जो थे मेरे भाई, ये जो थे मेरे भाई क्या थे, प्रथम योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे ये पंडित नेहरू थे। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताया हूँ कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है मेरे भाई, तो होता है प्रधानमंत्री। तो कॉमन सी सेंस वाली बात है मेरे भाई कि उस समय जो था 1951 में, जब हम लोग ये 1950 में जब योजना आयोग आया था, तो उस समय आप लोग कॉमन सी बात है, उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पीटी नेहरू थे, तो वो ही क्या होंगे मेरे भाई, इसके अध्यक्ष भी होंगे, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष ही क्या होता है, प्रधानमंत्री। और योजना आयोग को हटा के बाद अभी क्या लाया गया, नीति आयोग। क्या लाया गया मेरे भाई, नीति आयोग इसके जगह पे। तो नीति आयोग के अगर पूछे कि नीति आयोग के मेरे भाई कौन था मेरा भाई अध्यक्ष, तो ये भी प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक चीज़ यहाँ से रिलेट और कीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को एक नाम दिख रहा होगा, चिंतामन देशमुख। ये चिंतामन देशमुख कौन थे मेरे भाई, देखो ये चिंतामन देशमुख जो थे मेरे भाई, आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। आरबीआई के पूछेगा कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे मेरा भाई, तो हो जाएगा चिंतामन देशमुख हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर दिख रहा होगा एनआर पिल्लई जो थे मेरे भाई, ये थे भारत के पहले कैबिनेट सचिव। क्या थे मेरे भाई, कैबिनेट सचिव। पूछेगा भारत के पहले कैबिनेट सचिव कौन था मेरा भाई, तो ये हो जाएगा एनआर पिल्लई हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे भाई, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है। देखो ये हिमालय के उत्तरी हिमालय के से निकलती है, ठीक है, यानी कि हिमालय के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मेरा भाई, इसका पूछे आपसे मेरा भाई क्या चीज़, उद्गम स्थल। क्या, उद्गम स्थल। तो ये निकलता है मेरे भाई कहाँ से, तिब्बत से निकलता है, तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर, ठीक है, आंगसी ग्लेशियर इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, तिब्बत। और इसको याद रखिएगा, चीन या तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, तो इसको जाना जाता है यारलुंग सांगपो। क्या, यारलुंग तसांगपो, इसी नाम से इस नदी को जाना जाता है चीन और तिब्बत में। वही अरुणाचल प्रदेश, एपी लिखता हूँ शॉर्ट में, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, किस नाम से, दिहांग से। फिर जैसे ही ये असम में प्रवेश करता है तो वहाँ पर इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है मेरा भाई, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। कौन सी, सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो ये गंगा के साथ मिलके, किसके साथ, गंगा के साथ मिलके मेरे भाई ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना सबसे कम होती है। अब देखो मोटा तो आपको पता होगा कि मेरा भाई फैट वाले चीज़ जो भी खाओगे तो उससे तो मोटा होगे, ठीक है। अब अनुवांशिक लक्षण नहीं होता है कि हाँ मेरे पिताजी मोटे हैं तो हम भी मोटे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पतले भी हो सकते हो। अब देखो गतिहीन जीवन शैली नहीं होगा, वसा के अधिक सेवन से तो वजन कमेगा ही नहीं मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर होगा हरी सब्जियों के अधिक सेवन से। जितना हरी साग सब्जी खाओगे मेरे भाई उतना सेहत अच्छा रहेगा, उतना फैट आप लोग को सब कुछ नॉर्मल मात्रा में मिलेगा ना मेरा भाई, फैट बढ़ेगा नहीं। अब एक ही चीज़ खा रहे हो एकदम चाउमीन रोल दबा रहे हो एकदम टाइट से, तो क्या होगा मेरा भाई, वजन बढ़ेगा ही, सिंपल सी बात है। फास्ट फूड खाओगे जितना उतना बढ़ेगा, क्योंकि उसमें तेल होते हैं, मैदे होते हैं, ये सब चीज़। देखो जनवरी 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के पद से किसे सेवानिवृत्त किया। ये क्वेश्चन मेरा भाई थोड़ा टफ हो जाएगा, तरनजीत सिंह संधू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा ये है विजया लक्ष्मी पंडित, ये है मेरा भाई पीटी नेहरू, पंडित नेहरू के मेरा भाई कौन है मेरा भाई, पंडित नेहरू की बहन है मेरा भाई, ठीक है, पंडित नेहरू की बहन है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी ये कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, आप याद रखिएगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था मेरा भाई, लॉर्ड कर्जन जो था मेरा भाई ये उत्तरदायी था। 1905 में क्या हुआ था मेरे भाई, बंगाल विभाजन। तो आपसे पूछे बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में, किस उस समय पूछेगा कि कौन ब्रिटिश अधिकारी था या कौन वहाँ पर गवर्नर था, तो लॉर्ड कर्जन था, आप याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन करवाए, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा मेरे भाई आप लोग के लिए आज से हो सकता है तो रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग का SSGD 2025 में जितने रीजनिंग पूछे गए उसका क्लास करवाऊँ, ठीक है, तो उसका भी प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर कीजिएगा जाके और देखिएगा क्लास को, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी मिलते हैं दोस्तों को न्यू वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।